Good evening and welcome everyone to this live session. Hope you guys are doing fine. So I'm back again. Welcome to this course all over again, guys. We are going to finish off this remaining part in another 5 to 10 classes covering the constitutional bodies and other things. So the last line that I said in this class was society's cry for justice is feeding into the process of justice, and we were studying this topic of recusal of judges. क्या judges को recuse करना जरूरी है? Is it necessary for judges to recuse themselves? Thank you everyone. Thank you for your wishes, guys. Thank you so much. So साकेत के कमेंट दिख रहे हैं लास्ट टाइम के, बड़ा सवाल एंड ऑल. एनीवे, सो recusal of judges हमने more or less कवर कर लिया था. The Supreme Court recently deprecated the attempts made by the media for recusal of judges. तो मैंने आपको पूरा केस नरेट किया था. लैंड एक्विजिशन केस इट वाज इन विच द recusal of Justice अरुण मिश्रा was sought. ये डिमांड करी गई कि जस्टिस अरुण मिश्रा को recuse कराया जाए. Right? Deprecated the attempts made for recusal of a judge from a constitutional bench hearing the challenges to provisions of Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act. So this is one of the major issues that is affecting the reputation of judiciary, that has been in news recently under the heading issues related to judiciary we were covering. आगे चलते फटाफट. सेक्शन 24 के अराउंड इशू था. सेक्शन 24 क्लॉज 2 ऑफ लैंड एक्विजिशन, रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट states that after initiating the land acquisition for a project under 1894 law, if the physical possession has not been taken by the developer or the compensation has not been paid to the landowners for more than 5 years, the acquisition process would lapse. अगर लैंड एक्वायर करने के 5 साल के अंतराल में, 5 साल के अंदर अंदर अगर लैंड को किसी यूज में नहीं लाया जाता, इसका मतलब सरकार का लैंड एक्वायर करना जरूरी ही नहीं था, है ना? I'm so sorry. तो एक्विजिशन प्रोसेस लैप्स हो जाएगा और जिसकी जमीन एक्वायर की गई है वो जमीन उसके पास वापस चली जाएगी. इन सच केस द गवर्नमेंट वुड हैव टू इनिशिएट फ्रेश एक्विजिशन. 2014 में ये जो लैंड एक्विजिशन एक्ट नया लाया गया, इसका एक्ट पास किया गया 2013 में. ठीक है, उससे पहला जो एक्ट था ब्रिटिश एरा का एक्ट था 1894 का. इस एक्ट के तहत गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर के लिए, प्राइवेट सेक्टर कंपनीज के लिए, रिलायंस के लिए और बाकी कंपनीज के लिए लैंड एक्वायर कर सकती थी. लेकिन नए एक्ट के आ जाने के बाद गवर्नमेंट के ऊपर ये रिस्ट्रिक्शंस लग गई कि गवर्नमेंट डिफेंस के लिए या नेशनल इंटरेस्ट में या लीनियर प्रोजेक्ट्स के लिए. लीनियर प्रोजेक्ट क्या होते हैं? जो एक लाइन में चलते हैं, जैसे कि रोड, रेलवेज. इन प्रोजेक्ट्स के लिए अगर गवर्नमेंट लैंड एक्वायर करती है तो ठीक है. लेकिन अगर गवर्नमेंट पब्लिक लैंड, लोगों की लैंड प्राइवेट पर्पस के लिए एक्वायर करके बाद में प्राइवेट सेक्टर को हैंड ओवर कर देती है, ऐसे केस में सरकार लैंड एक्वायर नहीं कर सकती, क्योंकि डेमोक्रेसी है, लोगों का राज है और लोगों की लैंड सरकार दलाल का काम, सरकार एक एजेंट विनोद का काम नहीं कर सकती. समझ रहे हो ना बात को? कि ये नहीं कि उधर का माल उधर से उठाया इधर बेच दिया. क्लियर? सो दिस इज देयर. 2014 में पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के खिलाफ एक केस आया, हरकचंद मिसिरमल केस, जिसको सोलंकी केस कहा जाता है. 3 जज बेंच ने 2014 में ये कहा, मेयर डिपॉजिट ऑफ कॉम्पेंसेशन. सरकार ने ये कहा कि हमने जो भूमि जिनकी अधिग्रहण करी गई है, द पीपल हुज लैंड हैज बीन एक्वायर्ड, द मनी हैज बीन डिपॉजिटेड इनटू देयर बैंक अकाउंट्स. सो दैट कंक्लूड्स द प्रोसेस ऑफ लैंड एक्विजिशन. राइट? तो गवर्नमेंट ने ये कहा कि पेमेंट मेयर, तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि सिर्फ इसलिए कि आपने पेमेंट कर दिया है, मेयर डिपॉजिट ऑफ मनी इनटू द बैंक अकाउंट्स ऑफ द पीपल डज नॉट मीन दैट इट शुड नॉट बी रिगार्डेड एज पेमेंट मेड टू द लैंड ओनर, एंड एक्विजिशन प्रोसीडिंग्स अंडर 1894 एक्ट विल लैप्स इन सच केसेस. ठीक है. कॉम्पेंसेशन जो डिपॉजिट करी गई थी गवर्नमेंट ट्रेजरी में करी गई थी. गवर्नमेंट ट्रेजरी में किसने करी? लैंड डिपार्टमेंट ने. स्टेट महाराष्ट्र स्टेट के लैंड डिपार्टमेंट ने
लैंड डिपार्टमेंट का जो बजट था उसमें से कुछ पैसा लोगों को जिनकी लैंड एक्वायर करी गई थी उनको देने के लिए अपने ही अकाउंट से लेकर सरकार के दूसरे अकाउंट में जमा करवा दिया। किसके तहत? लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत। लेकिन यह पैसा लोगों के अकाउंट में डिपॉजिट नहीं हुआ जिनकी लैंड एक्वायर की गई। तो सुप्रीम कोर्ट के 3 जज बेंच ने यह कहा कि गवर्नमेंट का पैसा अभी तक लोगों के पास नहीं गया और जो लैंड एक्वायर की गई थी 2009 में, 2014 से पहले, 2013 के नए एक्ट के आने से पहले पुराने एक्ट के तहत तो गवर्नमेंट ने उसके तहत जो लैंड एक्वायर करी गई उसको फुल्ली एक्वायर तब तक ये नहीं माना जाएगा कि कर लिया है जब तक सरकार इन लैंड ओनर्स के अकाउंट में पैसे डिपॉजिट नहीं करवा देती। सरकार ने कहा कि हमने तो गवर्नमेंट ट्रेजरी में पैसे डिपॉजिट करा दिए और अब पैसे डिपॉजिट हो गए, तो यानी कि मतलब लोगों की लैंड एक्वायर कर ली गई है। राइट, दिस डिसीजन वॉज डिक्लेयर्ड पर इंक्यूरियम एंड ओवररूल्ड बाय अनदर बेंच हेडेड बाय जस्टिस अरुण मिश्रा इन 2018। 2014 का यह डिसीजन एक और रूप में एक और केस में आता है। इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने, मध्य प्रदेश की इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक और लैंड एक्वायर करी। मेजॉरिटी ऑफ जजेस ने यह कहा डिपॉजिट जो है लैंड एक्विजिशन में जो अवार्ड दिया जाता है कि हां ये रहे आपके पैसे, ट्रेजरी में वो पैसे डिपॉजिट हो गए, तो इस बेंच ने यह कहा कि अगर सरकार की ट्रेजरी में पैसे डिपॉजिट हो जाते हैं, लोगों को नहीं भी दिए गए, देन ऑल्सो इट शुड बी कंस्ट्रूड एज इफ लैंड हैज बीन एक्वायर्ड। तो दोनों जजेस क्या है, कॉन्ट्राडिक्टरी हो गई, क्लैशिंग हो गई। तो अब कौन सी जजमेंट को माने, 2014 की या 2018 की? 2014 से लेकर 2018 के इन बिटवीन काफी सारे केसेस लाए गए। अब ये जो काफी सारे केसेस लाए गए, उन्होंने ये कहा कि भाई हमारे केस में तो ये कहा है कि लैंड एक्वायर नहीं होगी, और 2018 वाले केस में कह दिया कि लैंड एक्विजिशन को वैलिड मान लिया जाएगा मेयरली बिकॉज द मनी हैज बीन डिपॉजिटेड इनटू द गवर्नमेंट ट्रेजरी अकाउंट फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन टू द पीपल, इवन दो मनी हैज नॉट एक्चुअली बीन डिपॉजिटेड इनटू द अकाउंट्स ऑफ द पीपल whose land has been acquired. समझ में आया? क्लियर है सबको? तो दोनों जजेस की जो जजमेंट्स हैं जो कॉन्ट्राडिक्टरी हो गई, 2014 2014 की जजमेंट और 2018 की जजमेंट, उनको रेकंसाइल करने के लिए यह बोला गया कि एक 5 जज बेंच बनाया जाए, बेंच ऑफ हायर नंबर ऑफ जजेस बनाया जाए। क्लियर? Later, a 3-judge bench presided over by Justice Madan Lokur stayed the hearing of compensation matters in the land acquisition cases in all the high courts till the issue was settled. Following this, the 2-judge benches, one presided by Justice Arun Mishra and another by Justice Adarsh Kumar Goyal, made a reference to CJI for constituting a larger bench. अब जो लार्जर बेंच बनाया गया उसकी कंट्रोवर्सी ये है कि उसमें से एक जज जो है वो अरुण मिश्रा बना दिए गए, वो जज जो कि इस 2018 की जजमेंट में जिनकी जजमेंट को गलत कहा जा रहा है। क्या ये सही है? इज इट इन द राइट इंटरेस्ट ऑफ, इज इट इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस कि जो जज की जजमेंट को चैलेंज किया जा रहा है वो रिव्यू बेंच का हिस्सा हो? मेरे खिलाफ अगर मैंने एक जजमेंट दिया, मेरे केस को, मेरे दिए गई जजमेंट को चैलेंज किया जा रहा है, तो क्या उसमें मैं दोबारा से जज बन जाऊंगा? दैट अफेक्ट्स नॉट द जस्टिस बट एटलीस्ट द परसेप्शन ऑफ जस्टिस, एंड इफ जस्टिस, इफ इट इज नॉट परसीव्ड, इट इज परसीव्ड एज हैविंग नॉट बीन डन। अगर जस्टिस का आभास नहीं होगा, इंसाफ का आभास नहीं होगा, तो यह माना नहीं जाएगा कि इंसाफ हुआ है। प्रॉपर्टी देयरफॉर डिमांड्स दैट
that a judge who has been a part of the original judgment propriety therefore demands that a judge who has been a part of the original judgment should not be made a part of the review bench. समझ में आया? फॉलोइंग दिस द टू जज बेंच, ये हो गया, आप समझ में आया? अब जुडिशरी ये कह रही है कि जज के ऊपर, अरुण मिश्रा के ऊपर प्रेशर ना बनाया जाए, उनको रिक्यूज करने के लिए ना कहा जाए। लोग ये कह रहे हैं कि आपने इन द फर्स्ट प्लेस उस अरुण मिश्रा जज को रिव्यू बेंच का हिस्सा बनाया ही क्यों? कौन सही कौन गलत, यहां पे ये सवाल है। समझ में आया? देखो, जुडिशरी भी गलत नहीं है। जुडिशरी ये कह रही है रिक्यूजल के जो नॉर्म्स हैं इंडिया में, वो नॉर्म्स हैं ही नहीं। रिक्यूजल की एक पॉलिसी बनाई गई थी कि रिक्यूजल के क्या नॉर्म्स होने चाहिए, जजमेंट भी दिया गया था सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि किन केसेस में रिक्यूजल मैंडेटरी होना चाहिए। राइट, राइट डाउन दोज पॉइंट्स, प्लीज राइट डाउन। Recusal should not be used as a tool to maneuver justice. सबसे बड़ा तो यही होना चाहिए ना। ये कहा जा रहा है कि इसके लिए एक बाइंडिंग रूल्स बनाए जाएं ताकि ये इशू बार बार अराइज ना हो। क्लियर? देयर आर नो रिटन रूल्स एज सच। तो ये रिक्यूजल क्या होता है, सबसे पहले लिखो, रिक्यूजल इज द रिमूवल ऑफ वन सेल्फ एज अ जज और पॉलिसी मेकर इन अ पर्टिकुलर मैटर। रिक्यूजल इज द रिमूवल ऑफ oneself as a judge or policy maker in a particular matter, especially because of a conflict of interest, especially because of a conflict of interest, comma, perceived or real। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट चाहे परसीव्ड हो, मैं जज हूं, मुझे लगता है कि मेरा इस केस में बैठने से, इस केस में जजमेंट देने से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है। मेरी थिंकिंग को, मेरे जजमेंट देने के प्रोसेस को, मेरे थॉट प्रोसेस को, मेरा स्वार्थ जो उस केस में है वो कहीं ना कहीं मेरे सोच को अफेक्ट कर सकता है। गॉट इट? Recusal is the removal of oneself as a judge or policy maker in a particular matter, especially because of a conflict of interest. Recusal usually takes place when a judge has a conflict of interest or has a prior association with the parties in the case. Recusal usually takes place when a judge has a conflict of interest or has a prior association, or his or her relatives has got a prior association with the parties in the case. ठीक है? Problem in India is there are no written rules on the recusal of judges. The problem in India is there are no written rules regarding the recusal of judges. ठीक है? It is left completely to the discretion of a judge. It is left completely
जज पे छोड़ दिया जाता है। इट इज लेफ्ट कंप्लीटली टू दी डिस्क्रिशन ऑफ द जज। मुझे लगता है हालांकि मेरे रिलायंस में शेयर्स हों, ठीक है, हालांकि मैं हार्ले डेविडसन चला रहा हूं बीजेपी के लीडर की, लेकिन अगर उसी बीजेपी के लीडर का केस, उसके खिलाफ कोई केस मेरे सामने आता है, मुझे लगता है सो व्हाट, इट वाज अ फनी राइड, इट वाज जस्ट अ राइड फॉर द फन, और इट वाज अ फनी राइड फॉर मीडिया, तो भी मैं ये कह सकता हूं नहीं नहीं, ये हार्ले डेविडसन चलाने से मेरे स्वार्थ पे, मेरे जजमेंट देने के प्रोसेस पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि मेरे को रिक्यूज करने की कोई जरूरत नहीं है, राइट। ठीक है, सो देयर आर नो रिटन रूल्स, इट इज लेफ्ट टू द डिस्क्रिशन ऑफ द जज कंसर्न्ड, it is left to the discretion of the judge concerned if he wants to recuse or not, either under public pressure or without public pressure, either under public pressure or without public pressure. The decision completely rests on the conscience of the judge. The decision completely rests on the conscience of the जज कंसर्न, जज की अंतरात्मा की आवाज के ऊपर यह डिपेंड करता है। ठीक है, इश्यूज क्या है, इश्यूज विद रिक्यूजल क्या है, ये सारा कुछ लिखा है यहां पे। प्रीवियस केसेस ऑफ रिक्यूजल जो कि कंट्रोवर्सीज में है, भीमा कोरेगांव केस में recusal by several Supreme Court judges from hearing the appeal filed by the rights activist Gautam Navlakha to cause the FIR against him। ठीक है, तो ये सारा कुछ चलते हुए आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस, there is no specific legislation in India to direct a judge's recusal। recusal के लिए कोई जजमेंट वगैरह नहीं दी गई, ठीक है। and it has been a custom, no, we are not going to relent, we are going to continue। No, it's not, it's continuing as it is, guys। So is it working fine now? Actually I had restarted the internet being used for the classes. I forgot to turn it on before the class started, so that's why this problem has occurred. Pardon me for this। Fine now? It should work fine now, guys, just check once। Up, it will work fine, please check। Alright, it will work fine now, sorry for this। एक्चुअली मैंने जो क्लासेस वाला इंटरनेट है वो रीस्टार्ट किया था, उस वजह से प्रॉब्लम हो गई। तो रंजीत ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जस्टिस एमएन वेंकटचलिया affirmatively held that proper approach for the judge is not to look at his own mind but look at the mind of the party before him। एक स्कूल ऑफ थॉट, वेंकटचलिया स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि जज को अपने दिमाग की, अपने मन की नहीं सुननी चाहिए कि मेरे मन में कोई परसेप्शन बायस ऐसा नहीं है। जज को सुननी चाहिए और जज शुड लुक एट द माइंड ऑफ द पार्टी बिफोर हिम। जज जो उसके सामने जो लोग हैं, जो जनता है, उनकी सुने, ना कि अपने मन की। दूसरा एक स्कूल ऑफ थॉट है पीके घोष वर्सेस जेजी राजपूत। सुप्रीम कोर्ट सेड दैट इफ देयर बी अ रीजनेबल बेसिस फॉर अ लिटिगेंट टू एक्सपेक्ट दैट हिज मैटर शुड नॉट बी हर्ड बाय अ पर्टिकुलर जज and there is an alternative, अगर alternative है तो it is appropriate that the learned judge should recuse himself so that people do not doubt the process of law। जो आप अगर याद करो, जो हमने फंडामेंटल राइट्स में जो चीजें स्टडी करी थी, आर्टिकल 14 में हमने ये समझा था ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या कहता है? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ये कहता है कि जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन, इट शुड बी perceived to have been done। अगर जो पार्टी टू दी केस है उसको ये लगता है कि एक और ऑप्शन है
और रिव्यू पिटीशन जैसे केसेस में उस जज को नहीं लगाना चाहिए, तो उस जज को नहीं लगाना चाहिए। ऐसा हुआ है इंडिया के सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में रिसेंट ईयर्स में। जस्टिस दीपक मिश्रा हु वाज द सीजेआई, उनके खिलाफ एक केस आया और उन्होंने अपने ही खिलाफ जो केस था उसमें वो जज बन के बैठे थे, एक्सरसाइजिंग हिज ओन पावर ऑफ मास्टर ऑफ द रोस्टर, राइट। मास्टर ऑफ द रोस्टर की पावर को यूज करके वो खुद ही अपने ही खिलाफ केस में जज बन गए। अपने खिलाफ ब्राइबरी के एलिगेशंस थे, माइंड माय वर्ड्स, देवर मेयर एलिगेशंस, बट ये शोभा नहीं देता। अगर कोई और बेंच है, कोई और जजेस अवेलेबल हैं, तो लाजमी तौर पे वो केस उन जजेस द्वारा सुनना चाहिए। Now I was in the process of dictating some points to you. Issues with the recusal क्या है, यहां पे देखोगे अभी, restatement of values of judicial life adopted by the Supreme Court categorically states that a judge should not hear and decide a matter in a company in which he holds shares is concerned unless he has disclosed his interest and no objection to his hearing and deciding the matter is raised. In Ashok Kumar Yadav versus State of Haryana, Supreme Court tried to explain the reasons behind recusal. It held that if there is a reasonable chance for the judge to be biased, the judge is supposed to recuse himself. ठीक है, reasonable chance. Similarly, what is the reasonable basis? What is the legal basis for a judge to recuse himself? Section 479 of the CRPC 1973 states that no judge or magistrate shall, except with the permission of the court to which an appeal lies from his court, try or commit for the trial any case to or in which he is a party. Section 479 is the legal basis on the basis of which judges recuse themselves. Am I right? ठीक है। इफ्ती, मुझे ये नहीं पता बच्चे कि कौन सी लाइन रिपीट करने को बोल रहे हो, तो आपके लिए बेटर ये होगा कि आप ये टाइम ड्यूरेशन को एक बार नोट कर लो। एंड माइंड यू गाइज, एक बार हाजिरी लगाओ सारे फटाफट से। देखो, अब तुम लोग भी रेगुलर हो जाओ। मैंने अपना थोड़ा सा टाइम ले लिया कि काफी टाइम से ये वेडिंग वाला जो पार्ट है डिले हो रहा था बिकॉज ऑफ कोविड-19 एंड ऑल। तो इट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ विच वॉज बीइंग माई फैमिली वॉज परसुएडिंग मी सिंस लॉन्ग। अब क्या है कि अब 2-2 घंटे की क्लासेस रहेंगी और जो सिलेबस जो भी हमें कंप्लीट करना है वो कंप्लीट होगा इन दी टाइम बाउंड मैनर। पहले हम थोड़ा रिलैक्स वे में चल रहे थे, तो अब तुम लोग भी रेगुलर हो जाओ। काफी स्टूडेंट्स जो रेगुलर नहीं थे पहले, उनके भी चेहरे में अभी देख रहा हूं, तो तुम लोग रेगुलर रहो। 5-4 मिनट का अगर ग्लिच आता है तो उड़ मत जाया करो साकेत की तरह, राइट। रेगुलर रहा करो। 2-3 मिनट का ग्लिच होता है जो कि जेन्युइन ग्लिच होता है कि पीछे इसके इंटरनेट है, मैंने वो बंद किया, रीस्टार्ट किया। ट्राई टू बी सिंसियर। साकेत, तुम भी प्रेजेंट हो, वेरी नाइस। और सारे जो सिलेबस है हमारा वो सारा कवर होगा ड्यू कोर्स में, ड्यू टाइम पीरियड में। डोंट वरी अबाउट इट। इट्स जस्ट दैट ये ब्रेक मेरे लिए थोड़ा एसेंशियल हो गया था कि मदर की तरफ से प्रेशर और फैमिली की तरफ से प्रेशर की वजह से, राइट। नहीं तो मैं कोशिश ये कर रहा था कि अप्रैल तक इसे ड्रैग किया जाए। एनीवेज, सेक्शन 479 याद रहेगा। अब थोड़ा सा रेगुलर रहना क्लासेस से, मैं भी रेगुलर रहूंगा पूरी तरह से। इज देयर अ नीड टू सिस्टमेटाइज रिक्यूजल प्रोसेस? इट इज एब्सोल्युटली राइट that the decision of recusal should not be made by the judge as per the dictates of his conscience, because conscience is something personal and we are in a professional world where at least India looks up to, where the people of India looks up to the judgments of the Supreme Court. मैं ये कहूं कि नहीं, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता मेरी पर्सनल जजमेंट में, मेरा जज होने से और इस केस में इस कंपनी में शेयर होल्डिंग होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। Disclosure of interest, mere disclosure of interest is in no way a guarantee that a judge does not have any selfish interest. Mere disclosure of selfish interest is no guarantee, is no assurance against action of, is no assurance towards the absence of any self-interest. Right? But ideally, when a judge recuses himself, he should state the reasons for his decision, because sometimes recusal is considered as abdication of duty. ABDICATION, abdication of duty. Yes, Ifti will do that.
डोंट वरी, पार्टी ड्यू है गाइस, पार्टी बिल्कुल ड्यू है। इनफैक्ट मैं इसीलिए डिले कर रहा था शादी को, क्योंकि दिल्ली में बहुत सारे नॉर्म्स हैं। आई वेंट टू चंडीगढ़ ऑल्सो, आई टोल्ड यू ऑन 28th of November कि वहां पे पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर करी। 50 लोगों में मैंने नहीं सोचा था कि मेरी शादी होगी सिर्फ 50 लोगों में, जिसमें कि 8 कैमरा पर्सन इंक्लूडेड होंगे बिकॉज ऑफ द नॉर्म्स इन दिल्ली। एंड वी विल डेफिनेटली मीट, रादर आई वुड से कि दोनों की पार्टी जो है डबल पार्टी करी जाए। तुम लोग एग्जाम क्लियर करो और फिर अलग ही मजा आएगा। मेरी तरफ से पार्टी ड्यू है। आई विल बी कॉलिंग यू टू दिस ऑफिस एंड वी विल बी हैविंग अ ग्रैंड पार्टी टुगेदर, ऑल ऑफ अस। Rest assured about that. We have got your details and everything. We will be doing all the arrangements, booking and all for you guys. Don't worry about that at all. Now bench hunting, तुम लोग क्या है मेरे रिश्तेदारों से ज्यादा क्लोज हो, है ना। अभी रिश्तेदारों के फोन वोन बजते रहते हैं। कुछ ऐसे कजिन्स थे जो नाराज हैं, ये सब, उनसे बात करने का टाइम नहीं मिलता। कॉल बजते रहता है, मैं फोन नहीं उठा पाता। लेकिन 1-to-1 जो टॉक होता है वो आप लोगों के साथ होता है ना, कि जो मेरे जज्बात को, एक यूपीएससी वाले पागल आदमी के जज्बात को तुम ही लोग तो समझ सकते हो। दुनिया तो क्या बोलेगी, ये कैसी बातें करता है, राइट। तो नाउ हाउएवर द कंट्री, बहुत बातें करनी है तुमसे, टेंशन मत लो, अभी पढ़ लो। However, the country's judicial system should consider changing the system of hearing recusal requests. Ideally, such a request should be heard by bench, but only by the judge concerned, except by the judge concerned. उस जज को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। Recusal का मीनिंग क्लियर है? Recusal का मीनिंग क्लियर है सबको? संतोष? Now, recusal of judges, वो जो मैंने घर से बुक्स मंगवाई थी जो पीछे पड़ी वो सारी ला लो। Recusal of judges. Earlier, former Chief Justice of India Deepak Mishra was criticized by 4 of his senior most judges for allocating the cases of national importance to select judges. अब कॉलेज ब्राइबरी केस में दीपक मिश्रा का नाम उठा। उसमें यह था कि एक ओडिशा हाईकोर्ट के एक रिटायर्ड जज हैं। ओडिशा हाईकोर्ट के इन जज ये क्या कर रहे हैं, एक मिडलमैन बन के यूपी के एक बहुत बड़े कॉलेज का कोई ग्रुप है, ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के जो ऑनर हैं उनके खिलाफ कोई केस था, राइट। तो उनके खिलाफ कोई केस था। उस केस में क्या हुआ, उस केस में क्या हुआ कि उस केस में दीपक मिश्रा के ओडिशा हाईकोर्ट के जज के खिलाफ ये एलिगेशंस थे दैट ही वाज ट्राइंग टू कॉन्टैक्ट द बेंच, जजेस ऑन द बेंच हेडेड बाय दीपक मिश्रा। ही वाज ट्राइंग टू ब्राइब द जजेस टू एक्सट्रैक्ट अ फेवरेबल जजमेंट एंड नन अदर देन प्रशांत भूषण। सीबीआई के द्वारा प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की मांग की गई। सीबीआई ने प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करी लेकिन उसको डिस्क्लोज नहीं किया और सीबीआई को इंक्वायरी की मंजूरी नहीं दी गई। किसके द्वारा नहीं दी गई? कोर्ट रूम नंबर 2। कोर्ट रूम नंबर 2 में कौन थे? सीजेआई दीपक मिश्रा और इनके मन चाहे जजेस। किसने गठन किया था इस बेंच का? सीजेआई दीपक मिश्रा ने। किस पावर के तहत किया था? मास्टर ऑफ द रोस्टर पावर के तहत। मास्टर ऑफ द रोस्टर पावर के बारे में प्रताप भानु मेहता की यह बुक है जो कि मैं काफी बार साइट करता हूं। इसमें से मैं कुछ कुछ पॉइंट्स तुम्हें डिक्लेयर कर रहा हूं, डिक्टेट कर रहा हूं इंडिया की जुडिशरी के बारे में। इंडिपेंडेंट जुडिशियल रिव्यू और ये सारी चीजें इसमें काफी अच्छे से, तुम्हें नहीं पढ़नी, तुम लोग मत पढ़ना अभी के लिए, राइट। जुडिशियल रिव्यू में क्या होना चाहिए, रिक्यूजल ऑफ जजेस के बारे में जो इन्होंने कहा है वो सारी चीजें मैं डिक्टेट कर रहा हूं, एक मिनट। तो ये सारी चीजें यहां पे आती हैं, जुडिशियल इंडिपेंडेंस एंड अपॉइंटमेंट्स, ये इसमें भी कवर्ड है। तो मास्टर ऑफ द रोस्टर फंक्शन में कोर्ट क्या करता है? सीजेआई के पास में ये पावर होती है, सीजेआई विल एलोकेट द केसेस टू द बेंचेस। उस बेंच में कौन से जजेस रहेंगे ये भी सीजेआई डिसाइड करते हैं। लेकिन ऑफ लेट इस पावर का काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ है कि दैट दिस पावर नीड्स टू बी इंस्टीट्यूशनलाइज्ड। व्हाई एंड हाउ इंस्टीट्यूशनलाइज्ड? कि दैट
सीनियर जजेस, जब जजेस की अपॉइंटमेंट के मैटर, ध्यान से सुनना मेरे इस तर्क को, इस पॉइंट को, जजेस को अपॉइंट क्यों किया जाता है, इतना तामझाम क्यों किया जाता है, कॉलेजियम बनाया जाता है, 4 सीनियर मोस्ट जजेस प्लस सीजेआई उसको डिसाइड करेंगे, पढ़ाया था ना मैंने, वो क्यों किया जाता है? इसलिए किया जाता है ताकि जस्टिस ट्रांसपेरेंट मैनर में, जुडिशियस मैनर में दिया जा सके, जस्टिस का निवारण सही तरीके हो सके। द डिलीवरी ऑफ जस्टिस शुड हैपन इन दी राइट अर्नेस्ट, है ना। लेकिन अगर जजमेंट देने के मैटर में एक बंदा, यानी कि सीजेआई, हम ये नहीं कह रहे कि सीजेआई दीपक मिश्रा चोर है या कुछ, हम सिर्फ ये कह रहे हैं इट्स बेटर टू जज दी ऑनेस्टी ऑफ, इट्स बेटर टू रिलाई ऑन दी ऑनेस्टी ऑफ 4+1 than rely on the honesty of just one. Institutionalization of power is an important feature of democratic use of power, rule based use of power. जहां जहां power individualized होगी, वहां वहां there is a scope for malfeasance, वहां वहां at every such place there is a scope for misuse of power, corrupt use of power, discretionary power. सीजेआई ये केसेस का एलोकेशन कुछ इस तरह कर रहे थे फॉर्मर सीजेआई दीपक मिश्रा, कि जो सीनियर जजेस हैं वो वेले बैठे थे, हिंदू पढ़ रहे थे, अखबार पढ़ रहे थे, और जो जूनियर जजेस हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स डिसाइड कर रहे थे। तो मेरा सिंपल सा इस पे सजेशन ये रहता है कि व्हाई नॉट टू हैव एन इंस्टीट्यूशन ऑफ 4 सीनियर मोस्ट जजेस प्लस सीजेआई एलोकेटिंग द केसेस टू द जजेस rather than individual institution of CJI doing the job। समझ में आया? इससे क्या होगा कि पावर एक रूल बेस्ड मैनर में, थोड़ा सा एक फॉर्मल मैनर में पावर डिवाइड हो जाएगी। गॉट इट? डन? लिख लिया थोड़ा सा जो मैंने डिक्टेट किया अभी? और भी काफी चीजें मैं ये एक और इशू था जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, राइट, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और चर्चा में रहता है। और इशू क्या है कि जिस जज का नाम रिजेक्ट किया जाता है, लिखो, डू यू थिंक, कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा बट लिख लो फिर भी, डू यू थिंक दैट इट्स बेटर, डू यू थिंक दैट अ जज whose name has been rejected for elevation to the higher court, for elevation to the Supreme Court from the high court, or for elevation to a higher court, should be allowed to continue in the judicial system? क्या आपको लगता है कि जिस जज का नाम प्रमोशन में रिजेक्ट कर दिया गया है उसको सिस्टम में कंटिन्यू होने देना चाहिए? Do you think that a judge whose name has been rejected for elevation to the higher court or elevation to the Supreme Court from the High Court, High Court के जजेस सुप्रीम कोर्ट में प्रमोशन होती है, क्या आपको लगता है कि जिस जज का नाम रिजेक्ट कर दिया गया है प्रमोशन के लिए उसको आगे बढ़ने देना चाहिए? समझते हैं इस चीज को। मैं अगर एक जज हूं तो क्या कारण होंगे कि मेरे को सुप्रीम कोर्ट में मेरी सीनियरिटी के बावजूद मुझे प्रमोट नहीं करने दिया जाएगा? क्या कारण होंगे? यह हो सकता है कि मैंने इतनी अच्छी जजमेंट्स नहीं दी जो मेरे से जूनियर जजेस ने दी हैं। सबसे बड़ा रीजन इनएफिशिएंसी होगा, दैट आई एम नॉट एज इफेक्टिव अ जज एज माय कॉलीग्स। हो सकता है ओडिशा हाईकोर्ट में बेटर जजेस हो, मैं पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में हूं, लेकिन मैं उन सबसे सीनियर हूं। मेरा नंबर आ चुका है कि मुझे कंसीडर किया जाए कॉलेजियम के द्वारा 4 सीनियर मोस्ट जजेस प्लस 5वां सीजेआई, ये 4-5 मिलकर मुझे कंसीडर करें। इन्होंने अगर मेरा नाम रिजेक्ट कर दिया तो क्या मेरे को यह हक है कि मैं ओडिशा हाईकोर्ट में बतौर जज कंटिन्यूड रहूं, अपनी सर्विसेज कंटिन्यू करूं? हाँ, यह हो सकता है
कि मैं बतौर हाई कोर्ट जज, इन माई कैपेसिटी एज हाई कोर्ट जज आई एम डूइंग अ गुड जॉब, बट इन माई कैपेसिटी एज अ सुप्रीम कोर्ट जज आई मे नॉट बी एबल टू डू दैट गुड अ जॉब। हो सकता है ना, मैं मेरिटोरियस हूं हाई कोर्ट के लिए, बट फिर मेरे से जो छोटे वाला है, जो मेरे से बाद में सिस्टम में आया, अगर वो मेरे से अच्छा काम कर रहा है तो हो सकता है जो मेरे से नीचे का जज है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, मेरे हाई कोर्ट में बैठने की वजह से, सीट मलक के बैठने की वजह से, हो सकता है वो प्रमोट ना हो रहा हो, है ना। जो सिस्टम में होने के बावजूद, 60 साल का होने के बावजूद या 59 इयर्स का जज होने के बावजूद अगर वो नहीं डिलीवर कर रहा, तो वी शुड थ्रो द डेड वुड्स आउट ऑफ द सिस्टम, है ना। और चलो ये तो फिर भी माइल्ड रीजन है कि हो सकता है वो इनएफिशिएंट है। अगर उसके खिलाफ कोई आरोप हैं, एलिगेशंस हैं, जिस वजह से उसको सुप्रीम कोर्ट लेवल पे प्रमोट करना गलत होगा, नेशनल इंटरेस्ट में नहीं है, इंटेलिजेंस ब्यूरो की एडवर्स रिपोर्ट आ गई कि नहीं इस जज को हाई कोर्ट लेवल पे ही रहने दो, सुप्रीम कोर्ट में मत जाने दो, क्या ऐसे रॉटन एप्पल का डेडवुड तो फिर भी सिस्टम झेल लेगा, है ना। लेकिन गलत है डेडवुड का सरवाइव करना एट अ टाइम व्हेन पीपल आर डाइंग फॉर द जुडिशियल वैकेंसीज, व्हेन द टैलेंट एंड द स्किल एट द लोअर लेवल इज नॉट एबल टू राइज अप टू द हाई कोर्ट लेवल। ऐसे टाइम में डेडवुड भी एग्जिस्ट नहीं होने चाहिए। चलो फिर भी गुंजाइश ले लेते हैं, क्या ऐसे टाइम पे जब ठोस सबूत के बेसिस पे, एलिगेशंस के बेसिस पे किसी जज के नाम को हाई कोर्ट से कंसीडर करके सुप्रीम कोर्ट तक एलिवेट करने के लिए अलाउ नहीं किया जा रहा, कॉलेजियम ने रिजेक्ट कर दिया उसका नाम इस बेसिस पे कि इनके खिलाफ बार काउंसिल ने कुछ प्रूफ दिए हैं जो कि जस्टिसिएबल नहीं है, जो कि इतने संगीन नहीं है कि उनके खिलाफ केस लाया जाए। बट हां, वो अपने आप में इतने संगीन हैं, उसमें इतना सब्सटेंस तो है कि वो हाई कोर्ट के जज को सुप्रीम कोर्ट तक ना लाने दिया जाए। क्या ऐसे जज को कंटिन्यू करने देना चाहिए? आरटीआई की जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा जुडिशरी इज अंडर आरटीआई बट सम एस्पेक्ट्स ऑफ ऑफिस ऑफ सीजेआई, एडमिनिस्ट्रेटिव साइड ऑफ जुडिशरी इज नॉट अंडर आरटीआई। Now, what this situation begs the question, एडमिनिस्ट्रेटिव साइड में आता क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे आता है मास्टर ऑफ द रोस्टर फंक्शन नंबर 1। ठीक है, मास्टर ऑफ द रोस्टर फंक्शन क्या है कि सीजेआई विल डिसाइड कि कौन सा केस किसको जाएगा। अब अगर मैं प्रशांत भूषण हूं और मैं ये जानना चाहता हूं कि मास्टर ऑफ द रोस्टर फंक्शन के तहत मेरा केस जस्टिस अरुण गोयल को क्यों दिया गया, मेरा केस ए गोयल को क्यों दिया गया, यू ललित को क्यों दिया गया, बाकियों को क्यों नहीं दिया गया, समझ में आया? तो बाकी जजेस जो सीनियर जजेस हैं उनको क्यों नहीं दिया गया? मैं आरटीआई फाइल करके ये पता नहीं लगा सकता। मैं पता लगा सकता हूं तो सिर्फ ये कि जज के पास कितने एसेट्स हैं, समझ में आया? उसका मैं क्या करूंगा? जिस कारण से एसेट बनाए जाते हैं वो कारण आरटीआई के अंडर कवर्ड नहीं है। अगर मैं ये जानना चाहूं दैट अ जज हु इज सीनियर इनफ एट द लेवल ऑफ हाई कोर्ट and his name was considered by the Supreme Court Collegium for promoting him as the judge of the Supreme Court, but this name was rejected on the basis of preliminary evidence of corruption against the judge or wrong judgments delivered by the judge. Those judgments are not covered under RTI. ये तो ये हो गया कि जजमेंट को दबाने वाला काम हो गया, समझ में आया? जजमेंट को दबाने वाला काम हो गया। जजमेंट को दबाने वाला काम का मतलब यह है कि यह कहा जा रहा है कि अगर उस जज की जजमेंट को लॉफुल मैनर में कॉलेजियम ने उस जज के रिकॉर्ड को स्टडी किया, उन्होंने उस जज की फाइल को स्टडी किया जिसमें लिखा है कि इस जज को यह जजमेंट नहीं देना चाहिए था, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज होते टाइम इसने यह जजमेंट गलत दिया था, ये जजमेंट गलत है, इसका नाम सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए रिजेक्ट कर दो, फाइल क्लोज्ड। फाइल नोटिंग में स्टिकी नोट लगा दिया कि इस कारण के चलते इस जज को हम सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट नहीं कर रहे। फिर पूछा कि भाई इसका ये जो आपने रिजेक्ट किया है एक जज का नाम, वो डिटेल्स पब्लिक में दो। जुडिशरी ने बोला नहीं, हम तुम्हें ठेंगा देंगे। क्यों ठेंगा देंगे? अगर ये जजमेंट
जो उस डिस्ट्रिक्ट जज ने उस टाइम दी थी, भले ही वो गलत थी, जजेस को, सीनियर जजेस को, कॉलेजियम को ये पता लग गया कि वो जजमेंट गलत थी, लेकिन अगर अब 10 साल बाद, 8 साल बाद, 7 साल बाद अगर उस जजमेंट का खुलासा होगा कि उस जज ने वो जजमेंट गलत दिया था, तो दिस विल ओपन पेंडोरास बॉक्स, दिस विल अनरेस्ट और दिस विल अनसेट दी हॉर्नेट्स नेस्ट। तो मधुमक्खी के छत्ते पे पत्थर मारने वाला हो जाएगा काम, फिर इतने सारे केसेस खुल जाएंगे। अगर उस जज ने हाई कोर्ट का जज रहते हुए गलत केस, गलत जजमेंट दिया था, वो जजमेंट उसके रिकॉर्ड में लिखा गया कि वो जजमेंट गलत था, लेकिन उसको उस पार्टी ने चैलेंज नहीं किया क्योंकि उस पार्टी के पास पैसे नहीं थे। आज अगर ये रीजन पब्लिक हो जाएगा, इस रीजन के बेसिस पे उसको सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं बनाया जा रहा, तो दिस विल डू द डैमेज टू द रेपुटेशन ऑफ द जुडिशरी। This is a hypocritical reputation which the judiciary has been building over the years. जब एक गलती हुई है, गलती को सुधारना चाहिए, लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये हाई कोर्ट के जज का नाम जो रिजेक्ट किया जा रहा है उसको आरटीआई में नहीं लाने दिया जाएगा, बिकॉज इससे रेपुटेशन ऑफ जज खराब हो जाएगी, फिर वो अपनी हाई कोर्ट की ड्यूटीज का निवारण अच्छे से नहीं कर पाएंगे, फिर जनता उनकी दी गई, आने वाले सालों में उनके द्वारा दी गई जजमेंट्स को गलत कहेगी और पीछे की जजमेंट्स को भी गलत कहेगी। क्या ये रीजन में दम है? इन दी फर्स्ट प्लेस होना तो ये चाहिए कि अगर हाईकोर्ट ने कोई जजमेंट गलत दिया है, अगर उसे चैलेंज नहीं किया जा रहा, रिव्यू ऑफ जजमेंट होना चाहिए। इसको हम बोलते हैं लीगल ऑडिट। लीगल ऑडिट होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट या सीनियर जजेस द्वारा, ताकि एक रॉन्ग प्रेसिडेंट, एक रॉन्ग एग्जाम्पल इन द फॉर्म ऑफ हाई कोर्ट जजमेंट इज बाइंडिंग ऑन दी सबॉर्डिनेट जजेस, उसको वहीं के वहीं सेट करो और ऐसे जज को काउंसिल करो कि भैया एकेडमी जाओ, थोड़ा ट्रेनिंग लेके आओ, जुगाड़ू लगते हो, है कि नहीं? कि जज कम हो, जुगाड़ू ज्यादा हो, लगता है कि जुगाड़ से तुम्हारा प्रमोशन हुआ है, ट्रेनिंग लेके आओ, अगर दोबारा गलती हुई तो यू विल बी थ्रोन आउट ऑफ द सिस्टम, बिकॉज योर बीइंग अ जज इज देयर, you are a judge for the sake of serving the public purpose. Merely building and talking about your reputation for the sake of preserving the reputation of a judge who has been delivering wrong judgments or who has delivered one major wrong judgment is going to tarnish the image of judiciary as an institution, which might not be harmful in the short run but is going to have ramifications in the long run for the country as a whole. समझ में आया? तो आरटीआई के अंडर ये रेवलेशंस अभी कवर्ड नहीं है। इसको ये कहा जाता है कि आरटीआई के अंडर जुडिशरी वैसे तो है, बट एडमिनिस्ट्रेटिव साइड ऑफ ऑफिस ऑफ सीजेआई इज नॉट अंडर आरटीआई। प्लीज नोट इट डाउन, प्लीज नोट दिस डाउन। ठीक है, अब ये जो मैं अब इसका सारांश बता रहा हूं, इनको किसी जज की नहीं पड़ी कि इसका नाम क्यों रिजेक्ट किया गया, जज की रेपुटेशन खराब हो जाएगी। द ग्राउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ विच द नेम्स ऑफ केपेबल जजेस आर रिजेक्टेड आर फ्लिम्जी ग्राउंड्स, खोखले दावे। किसी भी जज की किसी भी जजमेंट को सही या गलत कहा जा सकता है। एवरी जजमेंट इज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स टाइम। आज मैं ये कह रहा हूं तो मैं टाइम को ध्यान में रखते हुए कह रहा हूं। आज मैं ये जजमेंट दे रहा हूं तो मैं ये टाइम को रखते हुए, कोविड के टाइम में जजमेंट अलग होगी, नॉन कोविड टाइम में ये जजमेंट शायद अलग होगी। आप किसी भी जजमेंट को बाद में, आप सचिन को जैसे मैच में क्रिटिसाइज करते हो कि सचिन 100 मार के आउट हो गया, अगर 105 बना देता तो इंडिया जीत जाती, लेकिन ये नहीं देख रहे कि उस टाइम 100 बनाने भी काफी इंपॉर्टेंट थे। आप ये क्रिटिसाइज कर सकते हो कि सचिन 98 पे आउट हो गया, साले को 100 मारने चाहिए थे, बोलते हो ना, यही होता है ना क्रिकेट में। लेकिन आप ये नहीं देख रहे कि वो 98 सिर्फ 100 से 2 कम है। तो पंगा क्या है? These judges who are sitting at the top, sometimes they have been accused of promoting their own kith and kin, and sometimes they have been accused of promoting the close confidants of government in power. फेवरेबल जजेस को प्रमोट करने के लिए इन जजेस के जो कैपेबल हैं, जुगाड़ू नहीं है, सिफारिशी नहीं है, चाचा विधायक वाले जजेस नहीं है, उनके नामों को रिजेक्ट कर दिया जाता है ताकि इनको प्रमोट किया जा सके।
वरना आज के टाइम में कोई ऐसी जजमेंट नहीं है जब सुप्रीम कोर्ट प्रोएक्टिव हो चुका है, विजिलेंटे सुप्रीम कोर्ट हो चुका है, हाई कोर्ट की जजमेंट अगर कोई गलत होती है तो अपने आप सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाती है ना। कोई ग्राउंड नहीं है कि वो हाई कोर्ट के जज का नाम रिजेक्ट हो सके, लेकिन फिर भी फ्लिम्जी ग्राउंड्स पे हाई कोर्ट के जजेस को नाम रिजेक्ट करके उस फाइल को दबा दिया जाता है। तो सीजेआई का जो ऑफिस है वो ऑलरेडी अंडर आरटीआई है, ठीक है। ऑफिस ऑफ सीजेआई, जुडिशियल साइड ऑफ ऑफिस ऑफ सीजेआई इज अंडर आरटीआई, एडमिनिस्ट्रेटिव साइड, रादर आई वुड से सम एस्पेक्ट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइड ऑफ ऑफिस ऑफ सीजेआई आर नॉट अंडर आरटीआई। समझ में आया? ठीक है, तो ये सारी एसेट डिटेल्स और ये सारी चीजें कहा जाता है। आफ्टर अ लॉट ऑफ फीट ड्रैगिंग, जुडिशरी हैज फाइनली रिलेंटेड टू द पब्लिक प्रेशर एंड इन द मंथ ऑफ February 2019, CJI declared that the judiciary declared that office of CJI is under RTI only selectively. Clear? Now, एक इशू हमने और डील कर लिया। Recusal causes high amount of uncertainty and judicial backlogs at a time when number of judges is very less in India compared to the when we see it from the point of view of our population and the litigating tendency of our government and our people. And India में क्या है, जागरूकता ज्यादा हो रही है, sense of awareness about fundamental rights as more and more number of people are applying for UPSC and state public service commission jobs. So the awareness is rising and so is the number of cases. People are becoming more litigating in nature. मैं तेरे पे केस कर दूंगा, है ना। पहले पता क्या होता है, मैं तेरा सिर पाड़ दूंगा। अभी होता है मैं तेरे थाने में एफआईआर कर दूंगा तेरे खिलाफ। मैं तूने चेक बाउंस किया तो मैं तेरे को कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत थाने कोर्ट में ले जाऊंगा। जब लिटिगेशन ज्यादा हो रही है तो ऐसे टाइम पे रिक्यूजल के लिए कोई गुंजाइश नहीं बचती। एक तो पहले ही नंबर ऑफ जजेस कम है, राइट। सो दिस इज देयर। Yes, Gogoi case gave this. Gogoi gave this judgment. Now, hence, it is high time, and he gave a go by to this and the impact of this judgment also. Now, it is high time that there are some guidelines to direct the judges for recusal, as the judgments are not enough, and lack of an objective standard as well as the touchstone kind of a document on the basis of which to recuse the judges, to allow the judges to recuse themselves. ये सारी चीजें जो है जुडिशियल डिस्क्रिशन जो है जज के पास में कि मेरा मन करेगा तो मैं जजमेंट दूंगा, नहीं तो मैं जजमेंट ही नहीं दूंगा। ऐसे केसेस में, राम मंदिर जैसे केसेस में जजेस ने अपने आप को रिक्यूज किया है, और जो हमने पीछे देखा भीमा कोरेगांव केस में जजेस ने अपने आप को रिक्यूज किया है। तो जजेस, द इंक्रीजिंग इंस्टेंसेस ऑफ रिक्यूजल बाय जजेस पॉइंट टुवर्ड्स द टेंडेंसी ऑफ द जजेस टू प्ले it to the gallery, to play it safe, to deliver the judgments in the matters, to absolve themselves or to abdicate their responsibility। अपने हाथ खड़े कर लेते हैं कि भैया इस केस में क्या होगा, मेरी रेपुटेशन खराब हो जाएगी, मैं एक पॉपुलिस्ट जज नहीं माना जाऊंगा। पॉपुलिस्ट होता है जो लोक लुभावनी जजमेंट देता है। मैं एक पॉपुलिस्ट जज माना नहीं जाऊंगा, इसलिए मैं चला, मैं रिक्यूज कर रहा हूं, मुझे लगता है मेरा सेल्फ इंटरेस्ट है। एंड द आयरनी इज, इट इज नॉट नेसेसरी फॉर अ जज टू डिस्क्लोज द रीजंस ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच ही इज रिक्यूजिंग हिमसेल्फ। समझ में आया? There has been a requirement of statutory obligation on the judges to inform the litigants as to why there is a decision to recuse themselves from hearing. And mind you, the judges who are considered to be righteous are found to be recusing themselves more often. This is not something to be written in your exam, but yes, this is the harsh reality of India's judicial system. कि मैं एक ईमानदार जज हूं, मैं पंगा क्यों लूं? मैं अपना काम ठीक से करूंगा, बट मैं सेफ खेलूंगा, क्योंकि मुझे बाद में बलि का बकरा नहीं बनना, राइट। मैं अगर सरकार विरोधी जजमेंट दूंगा तो दिक्कत है, लोक विरोधी जजमेंट दूंगा तो कल को हो सकता है रिटायरमेंट के बाद मेरे पे कोई इंक फेंक दे, है ना। इसलिए मैं वो जजमेंट ही नहीं देता। नाउ, पाप ना करने के दो तरीके हैं, काम ना करना
और गलत काम करना। तो यहां पे recusal is pointing out towards the first one. Ranjan Gogoi nominated to Rajya Sabha. The judges have finally started entering the annals of the temple of democracy, right? Populist judgment से ये मैटर शुरू हुआ था. Judges started giving the populist judgments long ago. 1990 में कह सकते हो कि लोग लुभावनी जजमेंट्स आने लगी, राइट? तब से एक साफ हो गया था कि द डे इज नॉट फार व्हेन जजेस वुड स्टार्ट एंटरिंग द एनल्स ऑफ पार्लियामेंट, गैलरी ऑफ पार्लियामेंट. नाउ अभी वो दिन दूर नहीं है कि अब जब आप देखोगे रंजन गोगोई बीइंग मेड लॉ मिनिस्टर और सम अदर जज वुड बी मेड एज अ मिनिस्टर और सम अदर डिग्निटरी, है ना. गवर्नर लगाया गया जस्टिस पी साथाशिवम को. जस्टिस पी साथाशिवम retired as CJI right after delivering the Vodafone judgment. Now when I say Vodafone judgment, you should understand why he was made the governor right after his retirement. रिटायर हुए और गवर्नर हाउस भेज दिए गए. तो he said that there is nothing wrong in me choosing to become, accepting the offer of the government to become governor. Governor बनना, governor does not, the office of governor per se does not come under the under the definition of state, because governor is Raj Pramukh. He is not a minister or anybody, right? It is not a government office. Governor is after all the head of the government, so he is not a government servant. लेकिन फिर भी ये प्रॉपर्टी के वे से, स्पिरिट के वे से गलत माना जाता है. लेटर में देयर इज नथिंग इन द लेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू not to allow a judge to not to allow a judge becoming a governor or a minister. Former CJI has presided over politically sensitive cases जैसे कि असम, NRC, सबरीमला, अयोध्या, राफेल, CBI. तो some of the critics of judiciary and the government, they say that we are in emergency in its 2.0 avatar. पहले वाली इमरजेंसी में हैंड पिक्ड जजेस को लगाया जाता था, एएन रे को लगाया गया, है ना. अब वाली इमरजेंसी में, मोदी वाली जो इमरजेंसी है, उसमें क्या किया जा रहा है? जजेस को हैंड ट्विस्ट या आर्म ट्विस्ट किया जा रहा है पॉजिटिव्स देके. पहले वाले एरा में नेगेटिव्स थे कि तुम ये करोगे तो तुम्हें जज नहीं बनाया जाएगा. अब क्या किया जा रहा है? तुम ये करोगे तो तुम्हें जज के बाद भी कुछ और ध्वज या कुछ और बना ही दिया जाएगा. या तो गवर्नर लगा दिए जाओगे या फिर राज्यसभा में एमपी लगा दिए जाओगे. और अगर आगे टाइम ऐसे ही चलता रहा सतयुग, तो फिर तुम मंत्री बनोगे, वो दिन दूर नहीं. ये क्या है? पॉजिटिव्स पे चल रही है इमरजेंसी, समझ रहे हो ना. द नॉमिनेशन टू राज्यसभा जस्ट 4 months आफ्टर हिज रिटायरमेंट raises the question that should the judges stop accepting the post retirement jobs, something we call as cooling off period, that there has to be a cooling off. cooling off का मतलब क्या होता है? Let the judge cool himself down, right? Let the judge have some cooling off period of at least 2 years. ये कहा जाता है, सेकेंड ARC ये कहता है IAS ऑफिसर्स के लिए, that if I am an IAS officer or if I am an IPS officer, if my name is BS Bassi and I was the one who was the chief of Delhi police when Arvind Kejriwal wanted to work, and right after my retirement if I am appointed as a UPSC member, that is wrong. Ethically that is wrong, right? एडमिनिस्ट्रेशन में जो एथिक्स हैं वो गलत हैं, उस हिसाब से वो गलत है. हो सकता है मैं यहाँ पे BS बसी था, वहां पे BS ट्रक्की हो जाऊं, समझो ना, ट्रिकी हो जाऊं. तो ये सारी चीजें गलत हैं. अब ऐसे केस में कूलिंग ऑफ पीरियड, ये सेकेंड ARC ने ये कहा कि एक कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए. आई एम नॉट कास्टिंग एनी एस्पर्शन, बट एज अ सिटीजन, एज अ पर्सन हु हैज बीन अ UPSC एस्पिरेंट, इट रेजेस a serious aspersion in my mind, and this arising of this aspersion or doubt is something which is not in my hands as a human being. If at all this video goes somewhere viral or something, मेरे हाथ में नहीं है. मेरे मन में आशंका अगर उभरती है कि भैया ये बंदा तो वही है जो ये कहा जाता था केजरीवाल के द्वारा कि ये बीजेपी को मदद कर रहा है ना, और इमीडिएट आफ्टर हिज रिटायरमेंट इफ ही इज अपॉइंटेड एज द head of a body, constitutional body or member of a constitutional body, then legitimately मेरे मन में एक आशंका तो उभरेगी कि कहीं कोई और ज्ञानी जैल सिंह का दामाद तो नहीं पैदा हुआ, है ना. वैसे तो कोई बेटा बेटा है नहीं हमारे प्रधानमंत्री का, लेकिन बेटा बेटी कोई नहीं है, लेकिन फिर भी
ऐसा क्यों किया गया? नॉमिनेशन ऑफ राज्यसभा जस्ट 4 months, इसीलिए सेकंड एआरसी ने कहा कि अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, आईएएस, आईपीएस या कोई सरकारी फंक्शनरी रिटायर होता है तो उसको कम से कम 2 साल तक कहीं अपॉइंट ना किया जाए। समझ में आया? वो चीज हमें जजेस के लिए भी ऑब्जर्व करनी चाहिए। बहरहाल एक ईमानदार जब चौकीदार है, ये भी हो सकता है कि बाकी ईमानदारों की कमी हो गई हो, इसीलिए रिटायर हुए जज को हमें राज्यसभा में लगाना पड़ रहा है, गवर्नर लगाना पड़ रहा है। कैपेबल एडमिनिस्ट्रेटर्स की कमी हो गई हो, क्योंकि वन मैन शो चल रहा है और वही आदमी एडमिनिस्ट्रेटर है, बाकी सब तो कद्दू और बैंगन रह गए हैं शायद, इसीलिए लोगों की कमी हो गई है 120 करोड़ लोगों के देश में। शुड द जजेस स्टॉप एक्सेप्टिंग, इसके लिए एक लॉ बनाना चाहिए। लेट्स इंस्टीट्यूशनलाइज दिस रादर देन कीपिंग इट इनफॉर्मल, एटलीस्ट फॉर 5 years after retiring, because accepting such post could undermine the independence of judiciary. Yes, now very nice, Saket. The edifice of constitutional governance rests on the separation of powers, and this separation of powers has to be observed in both letter and spirit. समझ में आया? ये लेटर एंड स्पिरिट में होना चाहिए। सिर्फ लेटर में कहा कि हाँ सेपरेशन है, जजेस जो हैं अपने आप को अपॉइंट करेंगे, सरकार उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगी, उससे काम नहीं चलेगा। पोस्ट रिटायरमेंट सेपरेशन हैज आल्सो टू बी प्रिजर्व्ड। ऑन जॉब सेपरेशन इज अ शैम, लिखना मेरे वर्ड्स को, ऑन जॉब सेपरेशन इज अ शैम। शैम मतलब आंखों का धोखा, आंखों में धूल झोंकना। इफ post retirement separation or independence is not observed by both the government and the retiring judges. Legislature is popularly elected where the sovereignty of people resides. Executive is accountable to legislature and judiciary is the upholder of the constitution. In a country where majority of the cases are against the executive, 70% of the cases pending before high courts and supreme courts are against the government. In such a country, if a judge who is just retired is appointed to the legislature or in any capacity as the executive, is naturally going to have some ramifications for the trust on the judiciary. समझ में आया? Being the guardian of the constitution, the judiciary has to be independent, insulated from the pressures and inducements. ठीक है? Being the guardian of the constitution, जुडिशरी हैज टू बी, इंड्यूसमेंट्स नहीं होनी चाहिए। नाउ पहले वाले 1970 वाले दौर में क्या था, प्रेशर्स होते थे। अब क्योंकि हम जो है इवॉल्व हो चुके हैं एज अ कंट्री, एज अ डेमोक्रेसी, अब इंड्यूसमेंट्स आ गई हैं, लालच देना, ये भी नहीं होना चाहिए। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज इंश्योर्ड बाय मेनी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। फॉर एग्जांपल, जजेस डू नॉट होल्ड देयर ऑफिस एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। जजेस A judge who is retired from the High Court cannot plead as a lawyer before that High Court or any other High Court. जब ये सारी चीजें हैं तो क्या वो जज का एक लेजिस्लेटर बनना उचित है, appropriate है? In other words, they cannot be arbitrarily removed by the government once they are appointed and can only be impeached by a special majority of both the houses. Article 124 clause 4 of the Parliament, only on the grounds of proved misbehavior. जब इतने स्ट्रिक्ट प्रोविजंस हैं रिमूवल के, तो उनकी अपॉइंटमेंट छोटी छोटी पोस्ट पे क्यों हो जाती है? ठीक है, तो थोड़ा सा पढ़ोगे। शुड जजेस बी बार्ड फ्रॉम पोस्ट रिटायरमेंट पोजीशंस? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में केटी शाह ने ये क्वेश्चन उठाया था। ही सजेस्टेड दैट हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस शुड नॉट टेक अप एन एग्जीक्यूटिव ऑफिस विद द गवर्नमेंट सो दैट नो टेम्पटेशन शुड बी अवेलेबल टू अ जज फॉर ग्रेटर इमोल्यूमेंट्स। मैं आपको कुछ पोजीशंस बताऊंगा कि अ रिटायरिंग जज अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन लॉ कमीशन, एटलीस्ट देयर शुड बी अ कूलिंग ऑफ पीरियड ऑफ 2 to 3 years और 5 years। लॉ कमीशन का चेयरपर्सन एनएचआरसी, हाई कोर्ट जज रिटायर होता है, उसको स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन का चेयरपर्सन लगा दिया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई रिटायर होते हैं, उन्हें एनएचआरसी का चेयरपर्सन लगा दिया जाता है। राइट, ये कौन करता है? सरकार करती है, तो इसको रोकना चाहिए। Who said in which book of Shakespeare or any other legal luminary is it written that only judges are the best guardians of human rights? They have at times been the violators of human rights, है ना?
तो जरूरी तो नहीं है कि एनएचआरसी का बेटर चेयरपर्सन सिर्फ एक जज ही हो सकता है। इसीलिए पोस्ट रिटायरमेंट पोजीशंस जो हैं, जैसे सीजेआई केजी, फॉर्मर सीजेआई केजी बालाकृष्णन, है ना, उनके खिलाफ करप्शन के एलिगेशंस थे, सब कुछ था, लेकिन राइट आफ्टर हिज रिटायरमेंट ही वाज अपॉइंटेड टू दिस पोजीशन। हाउएवर दिस सजेशन वाज रिजेक्टेड बाय बी आर अंबेडकर। केटी शाह की इस सजेशन को बी आर अंबेडकर ने रिजेक्ट कर दिया। अकॉर्डिंग टू हिम, जुडिशरी डिसाइड्स द केसेस इन विच गवर्नमेंट हैज द रिमोटेस्ट इंटरेस्ट, इन फैक्ट नो इंटरेस्ट एट ऑल। ये बी आर अंबेडकर की गलती हम कह सकते हैं ना। Immediately after independence, judiciary was engaged in deciding private disputes and rarely did the cases arise between the citizens and the government. But this was a myopic viewpoint कि government के खिलाफ citizens cases file नहीं करेंगे, है ना। तो retired judges have been appointed to political offices since independence. 1952, Justice Fazl Ali was appointed the governor of Odisha shortly after retiring from Supreme Court. Chief Justice M.C. Chagla was resigned from Bombay High Court in order to become India's ambassador to USA at Prime Minister Nehru's invitation. 1967, Chief Justice Subba Rao resigned from Supreme Court to contest elections for president. Can you see this? Now, in more recent times, Chief Justice P. Sathasivam was appointed Governor of Kerala in the first year of Satyug in India. Consequently, B.R. Ambedkar held that the chances of influencing the conduct of a member of judiciary by the government are very remote. However, this reasoning no longer holds today because the government is one of the largest litigants in the Indian courts. Clear है? So ये सारी चीजें हैं। Undermining associated issues हैं। Article 124, Clause 7 of the Indian Constitution provides that a retired Supreme Court judge cannot plead or act in any court or before any other authority within the territory of India. However, this provision only restricts the post-retirement appointments in judiciary itself, but not in posts of president, governor, member of parliament, etc. Thus, the post-retirement appointment of judges may threaten or undermine judicial independence. Clear? तो ये थोड़ी सी चीजें भी खुद पढ़ोगे। डिनायल ऑफ लॉ कमीशन रिकमेंडेशन 1958 में 14th रिपोर्ट आई थी जब लॉ कमीशन की। इट नोटेड दैट रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जजेस यूज्ड टू एंगेज इन टू काइंड्स ऑफ वर्क आफ्टर रिटायरमेंट। फर्स्टली, चैम्बर प्रैक्टिस, अ टर्म व्हिच वुड टुडे मीन गिविंग ओपिनियंस टू क्लाइंट्स एंड सर्विंग एज आर्बिट्रेटर्स। चैम्बर प्रैक्टिस होती है कि मैं अपने चैम्बर में बैठा हूं, जज रिटायर हो गया, बट मेरा लीगल एक्यूमेन, मेरे पास लीगल नॉलेज, एक्सपीरियंस इतना स्ट्रांग है, या तो मैं बिचौलिया बन जाऊंगा दो कंपनीज के बीच में डिस्प्यूट में। क्योंकि एज अ रिटायर्ड जज मैं लॉयर तो नहीं बन सकता, मैं कोर्ट में जज के सामने नहीं जा सकता, लेकिन मैं दो प्राइवेट पार्टीज के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट है तो मैं आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट में एक आर्बिटर बन सकता हूं, आर्बिटर ऑफ द डिस्प्यूट। ठीक है, आर्बिट्रेटर कहते हैं इसको, आर्बिटर बोलते हैं। तो चैम्बर प्रैक्टिस, या फिर मैं सिर्फ ओपिनियन दे सकता हूं, है ना। सेकेंड, द आर्बिटर इन द डिस्प्यूट्स, एंड सेकेंडली employment in important positions under the government. Law Commission frowned upon chamber practice but did not recommend its abolition. However, it strongly recommended banning post-retirement government employment for Supreme Court judges because the government was a large litigant in the courts. लेकिन 14th Law Commission की इस recommendation को reject कर दिया गया. Way forward, several appointments to the administrative bodies require a cooling off period for individuals so as to eliminate the possibility or suspicion of a conflict of interest or quid pro quo. This cooling off period must be extended to Indian judiciary. Former CJI R.M. Lodha recommended a cooling off period of at least 2 years. इन्होंने भी ये कहा था, R.M. लोधा ने। 2014 में ये CJI थे, राइट। तो एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मर सीजीआई मोहम्मद हिदायतुल्लाह इज वर्थ एम्युलेटिंग, एक्सप्लेन्ड इन द नेक्स्ट स्लाइड। कूलिंग ऑफ पीरियड क्या होता है ये थोड़ा सा पढ़ोगे। मोहम्मद हिदायतुल्लाह वाज हियरिंग द हाईली पॉलिटिकल प्रिवी पर्सेस केस इन विच ही वुड डिलीवर हिज लास्ट जजमेंट एज सीजेआई। In that case, Supreme Court held that Indira Gandhi government's decision to abolish privy purses paid to the former princes. Former princes को ये कहा गया था कि तुम अपना जो रजवाड़ा है या जो राजपाट है वो सरकार के नाम कर दो, तुम्हें 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख महीना पेंशन मिलेगी। ठीक है, he had agreed to join the Indian Union after the British. These princes had joined to
They had agreed to join Indian Union. While the hearings were going on, it was reported that Hidayatullah was being considered by the government for the World Court or for the position of Lokpal after he retired. However, Justice Hidayatullah made it very clear that even if he were offered any of these positions, he would not accept them. Right? This you can use in the essay. Master of the roster I'll be explaining in the next class tomorrow. So from tomorrow all your classes would be regular. Tomorrow onwards all your classes would be regular. Current affairs की class, social issues जो हम पढ़ रहे थे, और social issues का जो हमारा course है वो भी सारे issues I was going through the annual report to dig out some information for you guys. तो ये सारे courses जो हैं आपके कल से start हो जाएंगे, including the much wanted daily The Hindu news analysis. Thank you everyone. Good night guys. It was a pleasure teaching you all. Thank you guys.